हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। तो एसजेबीएन वर्कमैन ट्रेनिंग की सीरीज़ क्लास चल रही है। 400 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 400 प्लस। और आज की इस वीडियो में आएंगे 150 क्वेश्चन, लगभग 150 से 190 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए एमसीक्यू। किस चीज़ के? ईडी के भी आएंगे आपके पास क्वेश्चन 60-70। और उसके बाद आएंगे क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन के, इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े जो क्वेश्चन बच्चे हैं अभी तक। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, यूट्यूब पे चैनल पे जाओ, ऐसी वीडियो आपके पास आई होगी चैनल के ऊपर। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के पार्ट क्या होते हैं, और एलटी एचटी लाइन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, कौन सा कंडक्टर लगाया जाता है। उसके बाद एक और वीडियो है इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, है ना, फुल फॉर्म में। तो इस वीडियो को देख सकते हैं आप, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कितने केबी की लाइन जा रही है। इन्फॉर्मेशन के लिए जान सकते हो आप। लेकिन जो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर है, इस वीडियो को आपने ज़रूर देख लेना, क्योंकि इंसुलेटर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन एमसीक्यू नहीं आया आपके पास। तो आप वीडियो देख सकते हैं और अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में वीडियो बनी है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी को पता है कि 11 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ना, 2025। तो उसके लिए अभी आपके पास है सिर्फ 2 दिन। आज 9/11/25 डेट है ना, 9 नवंबर है। तो चलिए करते हैं हम शुरू। मशीन कंट्रोल से हैं कुछ क्वेश्चन बचे हुए आपके लिए। तो क्वेश्चन पहला है, कंट्रोल सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप सभी को पता है कि कंट्रोल का मतलब क्या है, सर्किट को क्या करना है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप। स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, किसको, मशीन को। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आपने क्या करना है, जब भी आप एमसीक्यू के क्वेश्चन देखते हैं तो आपने 4 के 4 आंसर देखने हैं कि क्या करता है कंट्रोल सर्किट, क्या करता है, इंक्रीज करेगा करंट, है ना, स्टोर द चार्ज, क्या करेगा। आपने क्या करना है, 4 के 4 क्वेश्चन के एमसीक्यू, मतलब कि 4 जो ऑप्शन दिए होते हैं वो आपने सारे पढ़ने हैं। उसके बाद आपने सही आंसर टिक कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा है ना, क्वेश्चन है डीएलओ स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है मोटर के अंदर, है ना। आपने कहाँ पे यूज करना है, ये 4 HP है ना, 4 HP है ना, 4 से 5 HP की मोटर के लिए आप करेंगे डीएलओ स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसकी फुल फॉर्म है ना। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोटर डायरेक्टली क्या करती है, स्टार्ट करती है ना। तो कितने HP तक है, 1 से 5 HP तक हम करेंगे डीएलओ स्टार्टर का यूज। ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। आपके पास रिले है ना, ये कितने प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है ना। जैसे ट्रांसफार्मर में अलग, हर मशीन में कहीं ना कहीं रिले आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या बोला है, ओवरलोड रिले। तो आपको पता ही है ओवरलोड क्या होगा, जब आपके पास करंट ज़्यादा आएगा या मोटर ओवर हीटिंग होगी तो उससे क्या करेगी रिले, हमारी सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार डेल्टा स्टार्टर दिया है यहाँ पे, क्या घटाता है ये, है ना, स्पीड घटाता है, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, इस तरह से आपने पढ़ने हैं और रंग कर लेने हैं। क्या करता है ये, जो करंट है ना, स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, ये कम करता है ना, करंट को कम करने के लिए किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। और इसमें करते हम पहले स्टार में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और डेल्टा में रनिंग करेंगे, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 3 फेज मोटर की दिशा बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करना है, सप्लाई को चेंज करना है, जो कनेक्शन है, चेंज एनी 2 फेज कनेक्शन। आपके पास ये 2 वायर आ रही है मोटर के अंदर, आपने क्या कर देना है, इन फेज को बदल देना है, इसको इस साइड लगा देना है, इसको इस साइड लगा देना है ना। तो उससे क्या होगी, हमारी दिशा बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। इंटरलॉक सिस्टम क्या होता है, इंटरलॉक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। ये क्या करता है, जो हमारा है, मान लो आपके पास क्या है ना, एक लिफ्ट जा रही है ना, इसको क्या करना है आपने, मतलब कि बंद भी करना है और चलनी भी चाहिए। तो ये क्या होगी, प्रिवेंट्स टू अपोजिट कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनर्जाइजिंग टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, पहले इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स
मोटर सर्किट में इंटरलॉक लगाते हैं ताकि दोनों एक साथ ना चले। जैसे कि मैंने आपको लिफ्ट बता दिया ना, इंटरलॉक क्या करेगा, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और रनिंग हो जाएगी, है ना। दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट चल पड़ी, इससे क्या होगा, दरवाज़ा हमारा नहीं खुलेगा जब लिफ्ट जा रही है ना, ऊपर जा रही है। तो ऐसा ही क्या है, इसमें सर्किट में इंटरलॉक लगाते हैं ताकि दोनों एक साथ ना चले, फॉरवर्ड और रिवर्स में ना चले। मोटर क्या है, इस साइड घूम रही है तो रिवर्स ना हो, है ना, इसलिए इंटरलॉक लगाते हैं। उसके बाद NO पूछा है, NC पूछा है। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के स्विच होते हैं। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, है ना, कॉन्टैक्ट ऑल। ये क्या करता है, सप्लाई को जाने देता है। और NC होता है नॉर्मली क्लोज्ड, पूछी जा सकती है फुल फॉर्म इसकी, है ना। तो ये क्या करता है, करंट को ब्रेक करता है, कट कर देता है इसको प्रेस करने पर, है ना। इसको NO को ओपन करेंगे तो क्या होगा, करंट अलाउ होगा, करंट जाएगा आगे के लिए। इसको प्रेस करोगे, है ना। NC ये रेड वाला होता है और ये ब्लू वाला होता है, ब्लू या नीला, है ना। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, उद्योग में मोटर स्पीड को कौन नियंत्रित करता है, फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, है ना। इसमें जानेंगे हम ED के क्वेश्चन भी, है ना, तो वो लास्ट में है। तो ED के वीडियो भी इसी के अंदर मिलेगी आपको। हमारे पास टाइम कम है तो समय निकाल कर मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या करता है, मोटर की स्पीड को नियंत्रित करता है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, MCB, इनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है, कंट्रोल वायरिंग पतली तार से क्यों की जाती है ना। पतली तार से क्यों की जाती है, ताकि जो बिकॉज इट कैरी स्मॉल करंट, है ना, कैरी करने के लिए, स्मॉल करंट के लिए ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कंट्रोल वायरिंग में पूछा है क्या होता है, जैसे कि अगर मोटी वायर होगी तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा और करंट भी जाएगा उसमें ठीक ठाक ही। पतली क्यों होती है, पतली से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और स्मॉल करंट, मीडियम करंट जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स का क्वेश्चन है, रिले का पूछा है आपसे। काम क्या होता है, ये क्या होती है, एक ऑपरेट होती है स्विच की तरह, है ना। अभी भी आपने पढ़ा रिले ओवर हीटिंग या ओवर करंट से प्रोटेक्ट करती है ना, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मल रिले। थर्मल से आप समझते हैं क्या होगी यहाँ पे, ओवरलोड, है ना, टू प्रोटेक्ट ओवरलोड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लिमिट स्विच का पूछा है, ये तो आपका हो भी गया है लिमिट स्विच का, है ना। लिफ्ट डोर और कन्वेयर बेल्ट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के MCQ है आपके लिए। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज डन फॉर, विद्युत शक्ति का संचरण, है ना, संचरण किस उद्देश्य से किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, ताकि करंट का लॉस हमारा कम हो। अगर उसको क्या करते हैं हम, जैसे कि हाई वोल्टेज 132 kV में आप ट्रांसफर करते हैं, पावर लॉस ना हो, है ना, उसके लिए। अगर आपको पता है कि लंबाई जितनी बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम, 132 kV बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों में बड़े बड़े वोल्टेज बेचते हैं हम, है ना, 120 kV। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है ना, जो कि मीडियम पूछा है ना, वोल्टेज लेवल पूछा है। तो स्टार्टिंग है 132 kV, उसके बाद 120 kV, फिर 400 kV, है ना। तो इस तरह से क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइनें होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद पूछा है, सब स्टेशन का मुख्य कार्य क्या होता है। सब स्टेशन में आपको पता है कि सब स्टेशन में हमारी ट्रांसमिशन लाइनें आती है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है ना। 132 kV आ रही है तो आपने क्या करना है, आगे के लिए आपने 11 kV भेजनी हो या 33 kV भेजनी होगी, तो वो काम करता है सब स्टेशन, है ना। वोल्टेज को स्टेप करता है, स्टेप डाउन करता है। हो सकता है दूरी होगी तो 132 kV को आप 120 kV में भी भेज सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज सामान्यतः होता है। डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी को पता है, घरों में कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्टेज, और 3 फेज में आता है 415 वोल्टेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, और ट्रांसमिशन 132 kV, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, है ना, ये कंज्यूमर के पास आती है 230 वोल्टेज और 415 वोल्टेज। उसके बाद क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को बिजली से बचाने के लिए ना, जो आसमानी बिजलियाँ पड़ती है, आकाशीय बिजली पड़ती है, तो ये मैंने बता दिया था आपको कि एक LA होता है, लाइटिंग अरेस्टर, है ना, उसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन की दक्षता कैसे बढ़ाई जाती है, दक्षता एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे हम वोल्टेज, है ना, ट्रांसमिशन में हम
जैसे कि 132 kV, 120 kV, 220 kV को भेजेंगे हम, है ना। वोल्टेज को बढ़ाएंगे जिसके कारण क्या भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओवरहेड ट्रांसमिशन कंडक्टर के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो वो की जाती है एल्यूमिनियम। ACSR कंडक्टर होता है जिसका यूज़ करते हैं हम ओवरहेड लाइन में। बाकी तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर होते हैं, उसके लिए मैंने आपको बोल दिया है कि वीडियो आपने देख लेनी है, तो फिर आपको पूरा लग जाएगा पता कि कौन से कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर के भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ACSR का होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो उसके बाद कॉपर घर में करते हैं हम यूज़, है ना। इंडस्ट्री में कॉपर वायर, घरों में कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, देखा ही होगा आपने। उसके बाद क्वेश्चन है अंडरग्राउंड केबल में क्या कम होता है? अंडरग्राउंड में उसमें क्या होती है? मेंटेनेंस कम होती है। एक बार आपने डाल दी तो डाल दी, उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं होती है। और ये क्या होती है, मतलब कि कॉस्टली होती है, महंगी होती है ना। अगर इसमें फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट ढूंढना भी आसान नहीं रहता है, ढूंढते ही रह जाओगे ना। उसके बाद इसका आंसर है बी। और उसके बाद क्वेश्चन है अंडरग्राउंड केबल की मुख्य कमी क्या है? हाई कॉस्ट। अभी बता दिया मैंने आपको क्या होती है, हाई कॉस्ट होती है, महंगी होती है ये ओवरहेड के मुकाबले में। ओवरहेड लाइनों में सबसे आम फॉल्ट कौन से आते हैं? शॉर्ट सर्किट आते हैं, है ना। ये दिखती बात है। फ्रीक्वेंसी ये मतलब नहीं है, इनको आपने पढ़ना है, उसके बाद आपने आंसर देना है एग्ज़ाम में जाके। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रिपेयरिंग कब की जानी चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की रिपेयरिंग पूछा है तो लाइन फुली आइसोलेटेड अर्थ है ना। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब हमारा कोई उपकरण है वो सुरक्षित है ना, तब की जानी चाहिए। अगर असुरक्षित है तो उसको रिपेयरिंग किया जाए। और उसके बाद आइसोलेटेड किया जाता है, मतलब कि जो हमारा सर्किट है, उपकरण है, वो सुरक्षित है या नहीं, इसलिए, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्राउंड वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्यों किया जाता है ग्राउंड वायर का? लाइटिंग ही के लिए किया जाता है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग। उसके बाद क्वेश्चन है केबल की इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए कौन सा उपयोग में लिया जाता है यंत्र, है ना। तो वो होता है मैगर। मल्टीमीटर से हम वोल्टेज रेजिस्टेंस करंट को मेजर करते हैं। ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस करते हैं। गैल्वेनोमीटर काम करता है, डिटेक्ट करता है ये स्मॉल करंट को। उसके बाद क्वेश्चन है 11 kV और ज़मीन के बीच, है ना, पोल के पूछा है ना, ज़मीन और लाइन के न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3.5 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है ना। इसमें ब्लू दिया है तो ब्लू भी करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब ब्लू भी करने लगे हैं, लेकिन ब्लैक आपने टिक करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज कितना होता है? आपको पता है ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है ना। तो इसमें पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा आपने, जहाँ पर 11 kV आमतौर देखी होगी आपने। फिर वहाँ से क्या करते हैं 415 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज में क्या होता है? लो वोल्टेज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा उपकरण फॉल्ट आने पर लाइन को स्वचालित रूप से काट देता है? वो होते हैं आपके पास सर्किट ब्रेकर, जैसे कि MCB, RCCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, है ना। ऐसे एयर ब्लास्ट सर्किट, ऐसे सारे सर्किट जो कि फॉल्ट होने से पहले काट देते हैं। सैग का पूछा है कि सैग का क्या काम होता है? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सैग का मतलब होता है जैसे कि आपके पास दो पोल है ना, यहाँ से जो वायर लटका हुआ है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? सैग बोलते हैं। डाउनवर्ड कवर ऑफ अ कंडक्टर, है ना, इसको बोलते हैं हम सैग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंडक्टर, है ना, अभी मैंने आपसे पूछा था ACSR कंडक्टर का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास सब स्टेशन में वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या घटक है? मुख्य घटक है। ट्रांसफार्मर से बढ़ाते हैं हम, सर्किट ब्रेकर से हम फॉल्ट को काटते हैं, है ना। आइसोलेटर होता है एक स्विच की तरह। बस बार ऐसे कनेक्ट होते हैं ना, बस बार से कनेक्ट होते हैं पैनल जैसे। उसके बाद सब स्टेशन में रिले का कार्य क्या होता है?
रिले आपके पास कई क्वेश्चन आ गए, फॉल्ट डिटेक्ट करना है ना। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट कैसे ढूंढा जाता है, केबल फॉल्ट कैसे ढूंढा जाता है, लोकेटर है ना, केबल फॉल्ट लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैगर से हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, बाकी एम्पियर मीटर गैल्वेनोमीटर बता दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कितने भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा जाता है। पहले क्या होगी, प्राइमरी ट्रांसमिशन होगी है ना, उसके बाद सेकेंडरी में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है ना, पहले प्राइमरी में हम करेंगे जैसे कि बड़े लेवल में 11 kb, सेकेंडरी में आ गया जैसे कि 415 kb, 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद सब स्टेशन में कौन सी अर्थिंग की जाती है, वो की जाती है प्लेट अर्थिंग की जाती है ना। प्लेट दिया है तो प्लेट करेंगे, वैसे पाइप अर्थिंग भी करते हैं, रॉड अर्थिंग भी करते हैं, अब तो केमिकल वाली भी करते हैं अर्थिंग है ना। उसके बाद वायरलेस संचार में माध्यम क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एयर संचार के लिए ना वायरलेस, वायु के द्वारा है ना। कैरियर वेव में सूचना सिग्नल जोड़ने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है ना। सिग्नल जोड़ने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है ना, याद रखने वाली बात है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद टीवी ट्रांसमिशन के लिए कौन सी तरंग प्रयोग होती है, माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन किस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद एंटीना तो आप जानते ही है ना, क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को है ना, एंटीना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद पावर फैक्टर की परिभाषा क्या है, जो एक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर होती है उसको क्या कहते हैं हम, पावर फैक्टर। और एक क्या होती है, प्योरिटी, मतलब कि शुद्ध है ना, एक होती है। उसके बाद 0.8, 0.9, 0.7 इस तरीके से आती है पावर फैक्टर। तो लो पावर फैक्टर क्या दर्शाता है, लो दर्शाता आपके पास हाई रिएक्टिव पावर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शुद्ध रेजिस्टिव लोड अभी मैंने आपको बताया ना, तो वो होता है 1। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। आपने घरों में देखोगे फैन भी, उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि वो इंडक्टिव लोड है ना। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, एक आपने सॉल्यूशन इस तरह तरीके से करना है। क्या दिया है, किलोवाट दिया है, आपने वैल्यू पुट कर देनी है ना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.8। उसके बाद क्वेश्चन है लैगिंग पावर फैक्टर का अर्थ है, करंट लैग करेगा वोल्टेज। लैग और लीडिंग का बारे में समझते हैं हम है ना। इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट होता है ना। मान लो है ना, इसमें क्या होगा, अगर करंट लैग करेगा है ना, करंट लैग का मतलब है कि वोल्टेज आगे करंट पीछे। और लीडिंग में होगा वोल्टेज आगे, लैगिंग में होगा करंट और वोल्टेज साथ में चलेगा। और लीडिंग में क्या होगा आपके, मतलब कि लीडिंग में होगा करंट पीछे रह जाएगा और वोल्टेज आगे जाएगा, करंट क्या लैग करेगा। उल्टा तो नहीं बोल दिया, सीधा कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर और आपके पास है, कौन सा लोड लैगिंग पावर फैक्टर बनाता है, तो वो होता है इंडक्टिव लोड है ना। कौन सा लोड लीडिंग पावर फैक्टर बनाता है, उस क्वेश्चन को हम बाद में समझेंगे है ना। इसको है ना लैग और लीडिंग के बारे में हम बाद में समझेंगे कि क्या होता है ना। द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कैसे होता है, लैगिंग होता है, यूनिटी होता है, लीडिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लो पावर फैक्टर से क्या होता है, लो पावर फैक्टर से क्या होता है, लो से होगा आपके पास लाइन लॉसेज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद आइसोलेटर का काम क्या होता है ना, आइसोलेटर, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था पिछली बार 2023 में। लाइन को डिस्कनेक्ट अंडर नो लोड पे, नो लोड पर क्या करेगा, ये डिस्कनेक्ट करेगा लाइन को। उसके बाद फॉल्ट के समय सर्किट को तोड़ने वाला उपकरण है ना, सर्किट को तोड़ने वाला होता है सर्किट ब्रेकर, फ्यूज होता है ना। फॉल्ट के समय शॉर्ट सर्किट
के समय सर्किट ब्रेकर जैसे कि एमसीबी लगा होगा तो एमसीबी होगा, अगर फ्यूज लगाया होगा जैसे कि कैट फ्यूज तो हो जाएगा आपके पास सर्किट ब्रेकर। इसमें सर्किट ब्रेकर दिया तो ऑप्शन नंबर ए हम राइट करेंगे। अगर नहीं होता तो फ्यूज के ऊपर भी हम टिक कर सकते हैं। लोड कंट्रोल किससे किया जाता है ना, लोड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है मोटर में ओवरलोड प्रोटेक्शन किससे की जाती है, वो की जाती है थर्मल रिले से। आइसोलेटर, सिटी करंट ट्रांसफार्मर, फ्यूज क्या करेगा आपको डिस्कनेक्ट करेगा फॉल्ट से, फॉल्ट के टाइम में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर 70 से 80% रिएक्टिव कैपेसिटी होती है ट्रांसफार्मर की, है ना। लोड की अधिकतम कितना होना चाहिए, 70 से 80% रेटेड कैपेसिटी है ये। थर्मल ओवरलोड रिले किस कारण काम करती है, कैसे काम करती है, अगर हीट होगी तब, या ओवर करंट आएगा ओवरलोड हो जाएगा तो हमारी थर्मल ओवरलोड रिले कट ऑफ हो जाती है, फॉल्ट को डिस्कनेक्ट कर देती है, प्रोटेक्ट करती है। ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, है ना। उसके बाद आपके पास फिर से दिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करेंगे आप इस तरीके से, नीचे दिया है आपके पास, तो इसका आंसर होगा 1840 वाट। वैल्यू दी है, वैल्यू आपने इनपुट कर लेनी है। इसमें पावर पूछी है ना, करके ही देता हूँ मैं। P इक्वल टू बी इंटू आई, कितनी दी है पावर, कितनी दी है 230 वोल्टेज दिया है, और वोल्टेज कितनी दी है 230, और करंट दिया है आपके पास 10 एम्पियर, और पावर फैक्टर 0.8, और आपने क्या करना है गुणा करना है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1840 वाट, ऑप्शन नंबर ए 1840 वाट। उसके बाद एसी सर्किट से पूछे हैं क्वेश्चन, एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज कैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। कांस्टेंट नहीं होता है ना, आपको पता है कि हमारी इस तरीके से साइकिल वेव चलती है। चक्र कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, एसी का एक पूर्ण कोण होता है 3 फेज का, एक पूरा चक्र कितना होता है 360 डिग्री, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है शुद्ध प्रतिरोधी, एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज क्या होगी, इन फेज होगी, कहाँ से आएगी, फेज के माध्यम से। धारा और वोल्टेज आती है फेज वायर में, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। इंडक्टिव परिपथ, अब इंडक्टिव परिपथ पूछा है ना, उसमें क्या होगा, लैग होगा वोल्टेज बाय 90 डिग्री। कैपेसिटिव परिपथ, लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। उसके बाद एक्टिव पावर पूछी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बी आई कॉस फाई। उसके बाद प्रकट शक्ति को किस इकाई में मापा जाता है, ये तो आपका हो गया याद है ना, वाट होगी, पावर वोल्ट एम्पियर, है ना। शक्ति को किस इकाई में, वोल्ट एम्पियर में, जूल में, एनर्जी वर्क, ओम को रेजिस्टेंस में। रिएक्टिव पावर पूछिए यहाँ पे, किस में मापते हम, वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। उसके बाद पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ, है ना, तो वो होता है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर किस में होता है, वोल्टेज और करंट, है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में हम मापते हैं फेज के एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ऑप्शन नंबर ए। पावर फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, आई निकालते हैं, और उसके बाद पावर फैक्टर लगाते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। जैसे रिएक्टिव पावर दी होती है, एक्टिव पावर दी होती है, उनको ही वैल्यू इनपुट करनी है, और आउटपुट में आपके पास जो उपकरण है उसकी पावर फैक्टर आ जाएगी। जैसे कि रेजिस्टिव लोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं कमेंट कीजिए, है ना। जैसे कि हीटर हो गया, कैपेसिटिव लोड जिसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, जैसे कि फैन, मोटर, है ना। उसके बाद कम पावर फैक्टर, कम के लिए पूछा है हैवी करंट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। हैवी करंट फ्लो होता है ना। कम पावर फैक्टर का अर्थ क्या है, हैवी करंट फ्लो होगा किसी सर्किट में। उसके बाद पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग कैपेसिटर, है ना। इम्प्रूव किससे करते हैं हम, पावर फैक्टर को कैपेसिटर लगा के हम इम्प्रूव करते हैं, है ना। उसके बाद यूनिट पूछिए रेजिस्टिव लोड, जो रेजिस्टिव लोड है ये क्या है, एक होती है। जैसे कि हीटर हो गया आपके पास, बल्ब हो गया, ये क्या रेजिस्टिव लोड है, इसमें क्या लगी होती है, हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, टंगस्टन लगे होते हैं, नाइक्रोम का एलिमेंट लगा होता है। उसके बाद क्वेश्चन है पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड, तो वो होगा 0, रेजिस्टिव का क्या होता है 1। उसके बाद कैपेसिटर बैंक यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछा था,
कैपेसिटर बैंक यूज्ड है ना, कहाँ पे किया जाता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में भी उपयोग करते हैं हम कैपेसिटर बैंक, है ना। मेन रीजन क्या है क्यों लगाते हैं हम? इम्प्रूव पावर फैक्टर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। EMF है ना, EMF की फुल फॉर्म बता दो, मैंने बता दी कई बार, आप कमेंट कीजिए, मुझे भी लगेगा पता कि नहीं मेरी वीडियो जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है ना, आप पूरी वीडियो देख रहे हो, वॉच कर रहे हो। तो ड्राई सेल की अबाउट वोल्टेज कितनी होती है? 1.5 वोल्ट। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? एक बार यूज करते हैं तो दूसरी बार वो रिचार्ज नहीं होते, नॉन रिचार्जेबल। और सेकेंडरी सेल होते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल को, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज बैटरी, ग्रेविटी पूछी है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बैटरी का ना। 1.26 से 1.28 ये क्या होती है? ग्रेविटी होती है चार्ज और नॉन चार्ज की, है ना। चार्ज कब होगा? 1.28। उसके बाद पूछी है DC और AC करंट के बारे में पूछा है यहाँ पे। चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी इज डन बाय, DC सप्लाई पे वर्क करती है, DC देती है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं हम कारों में जैसे। उसके बाद परमेबिलिटी ऑफ एयर इज, है ना, वो होती है लो। ऑप्शन नंबर ए। मटेरियल पूछा है यहाँ पे, है ना, जो कि क्या होता है? अट्रैक्ट होता है मैग्नेट वो होता है फेरोमैग्नेट, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके जैसे कि लोहा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट हो गया, जो क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड, है ना, पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी। जो लेड एसिड सेल है तो वो किस चीज़ का बनाया जाता है? पॉजिटिव प्लेट किस चीज़ की बनाई जाती है? वो बनाई जाती है लेड डाइऑक्साइड की, PbO2। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। उसके बाद लाइफ ऑफ बैटरी डिपेंड ऑन, किसके ऊपर रहती है? डिपेंड, है ना। लाइफ बैटरी मतलब कि बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको, है ना, टेम्परेचर देख रहे हो उसके, है ना। मेंटेनेंस है आपके पास ज़रूरी कि मेंटेनेंस करेंगे आप बार बार, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लाइफ कैसे बढ़ेगी बैटरी की? मेंटेनेंस करके, रख रखाव करेंगे आप टाइमली, टाइम टू टाइम। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट आर मेड बाय, है ना, जो परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है वो बनाई जाती है स्टील की, उसके ऊपर हम करते हैं कॉइल, फिर यूज करते हैं हम मोटर जनरेटर में, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और, है ना, क्वेश्चन दिया है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किस साइड बनती है ना, यूनिफॉर्म में बनती है, यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सोलेनॉइड इज अ यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज अ यूनिफॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन है टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में पूछा है, तो वो बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन से। टू नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल और मतलब कि अगर सेम होंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ना, अगर एन पोल हो गए, है ना, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर NS हो गए तो वो होंगे अट्रैक्ट, है ना। समझ आया क्वेश्चन की क्या पूछा है? नियर ईच अदर विल, टू पोल दिए हैं NN के, ना। तो बैक EMF इन DC मोटर, इसकी फुल फॉर्म भी आप कर लो कमेंट, है ना। तो DC मोटर क्या करती है? अपोज करती है सप्लाई वोल्टेज को। मोटर क्या करती है? अपोज करती है। जैसे कि मान लो करंट बना रही है मोटर, उसको क्या करती है? वहीं पे खपत करती है बैक EMF के कारण। बैक EMF उत्पन्न होता है मोटर के अंदर, और जनरेटर के अंदर होता है EMF उत्पन्न, जिससे कि हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट प्रोवाइड होता है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। DC मोटर की स्पीड पूछे, DC मोटर स्पीड, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट, है ना। वोल्टेज, आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि प्रारंभिक टॉर्क नहीं होता है उसके पास, है ना। अगर प्रारंभिक टॉर्क नहीं है तो क्या होगी? हमारी स्टार्ट नहीं होगी, तभी नहीं हमारे पास स्टार्ट होगी। सिंक्रोनस मोटर का EMF निर्भर रहता है, किसके ऊपर निर्भर रहता है? वो पूछा है क्वेश्चन।
सिंक्रोनस मोटर का ईएमएफ निर्भर करता है, किसके ऊपर करता है निर्भर? वो होता है आपके पास जो फ्लक्स है और स्पीड के ऊपर निर्भर रहती है आपके ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ इन सिंक्रोनस मोटर किस पर निर्भर रहती है? जितना फ्लक्स होगा उस हिसाब से स्पीड होगी, जिस हिसाब से स्पीड होगी उस हिसाब से ईएमएफ होगा। टंगस्टन गलनांक लगभग कितना होता है? ये आपके एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन पेपर देखा था मैंने ओल्ड वाला। तो है वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 3400 डिग्री सेल्सियस। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? वो भरी जाती है आर्गन, और उसमें टंगस्टन लगा होता है हीटिंग एलिमेंट। लॉक्स की पूछी थी मैंने आपके पास कमेंट में पूछी थी कि लॉक्स की यूनिट किसकी है? वो है इल्यूमिनेशन, प्रकाश तीव्रता की है ना, रिप्रेजेंट करता है लॉक्स की इल्यूमिनेशन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। बल्ब की रोशनी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि फिलामेंट पतला है, उसके कारण हमारी जो रोशनी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। भूमिगत केबल में कितनी परतें होती है? 5 होती है। कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन होगा, फिर मेटेलिक शीट होगी, बेंडिंग होगी, आर्मरिंग होगी, सर्बरिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 कंडक्टर, इंसुलेटर, बेंडिंग, आर्मरिंग, सर्बरिंग 6 होती है ना। जो अंडरग्राउंड होती है वो होती है कंडक्टर हो गया, इंसुलेशन होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ, उसके बाद बेंडिंग होती है, उसके बाद बेंडिंग हो गई, आर्मरिंग हो गई, सर्वरिंग हो गई। तो कितनी बताई मैंने आपको? 5 बताई ना। कंडक्टर, इंसुलेशन, बेंडिंग, आर्मरिंग, सर्वरिंग। शायद छूट गई है तो कमेंट कीजिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है केबल का इंसुलेशन आमतौर पर किससे बना होता है? वो बना होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है केबल जॉइंट बनाने में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए बिटुमिन्स कंपाउंड, यौगिक है बिटुमिन्स, है ना। केबल का आकार किस पर निर्भर रहता है? करंट मतलब कि आप कितना करंट भेजेंगे उसके ऊपर, है ना। करंट वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद केबल बिछाने की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? 0.7 मीटर। नीचे हम क्या खोदेंगे? गड्ढा खोदेंगे, लाइन बनाएंगे केबल बिछाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केबल फॉल्ट ढूंढने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? वो होता है मैगर, एक फॉल्ट लोकेटर होता है, उसके द्वारा केबल के फॉल्ट को ढूंढा जाता है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन में स्टेप अप प्रक्रिया कहाँ से होती है? वो होती है आपके पास पावर प्लांट से, जनरेटिंग स्टेशन पर, है ना। जब पावर प्लांट बनता है वहीं पे आगे हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, फिर वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। EHV का पूरा नाम पूछा है, वो होता है आपके पास एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज। एक होती है HT हाई वोल्टेज, उसके बाद होती है LT लो टेंशन, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। उसके बाद ट्रांसमिशन नेटवर्क के 3 मुख्य भाग पूछे हैं, जनरेटिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन होती है 3 मुख्य भाग। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज ड्रॉप कैसे घटाया जाता है? तार का क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कम हो जाएगी, घट जाएगी। फिर उसके बाद मतलब कि लंबाई में क्या होता है आपके पास? लंबाई में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर इसको हम बढ़ाएंगे, है ना, मोटा कर देंगे तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप कम होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है पावर ग्रिड क्या है ना। पावर ग्रिड पूछिए इंटरकनेक्ट नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जहाँ पर क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है, जहाँ पावर क्या होती है? पावर जहाँ पे बनती है। ग्रिड का मतलब क्या है? जैसे पोल, ओवरहेड, है ना। अब उसके बाद पूछा है SCADA सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है आपके पास ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है दिन के प्रकाश का रंग तापमान कितना होता है? वो होता है 6500।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी प्रकाश के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त होता है? नियॉन लैंप है ना, एलईडी लैंप भी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास फ्लोरोसेंट लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है? फ्लोरोसेंट लैंप का पूछा है ना, तो वो होता है 0.5 से 0.6 तक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सोडियम वाष्प लैंप से निकलने वाला प्रकाश कैसा होता है? वो येलो कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोरोना प्रभाव किससे होता है? कोरोना इफेक्ट है ना, वो होता है आपके पास हाई वोल्टेज के कारण, आयनाइजेशन है ना ऑफ एयर, हवा में हाई वोल्टेज है ना। उसके बाद क्वेश्चन है ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ाई जाती है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे? ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता दिया। हाई वोल्टेज ट्रांसफर करेंगे हम सब स्टेशन में बस बार। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले बता दिया। धारा को है ना, करंट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बस बार का उपयोग किया जाता है। मेंटेनेंस के लिए अलग सर्किट करने वाला उपकरण वो है आइसोलेटर। उसके बाद एलटी लाइन पोल की मानक ऊंचाई कितनी होती है ना, हाइट पूछिए, वो होती है आपके पास 8 मीटर। और एलटी की फुल फॉर्म होती है लो टेंशन लो वोल्टेज। उसके बाद गार्ड वायर का प्रयोग किया जाता है, प्रोटेक्शन फॉर फेलिंग कंडक्टर। गार्ड वायर का उपयोग किया जाता है तो उससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन होता है अगर हमारा कोई भी कंडक्टर फेल हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद स्टे वायर प्रदान क्यों करते हैं? आपने पोल देखा होगा, यहाँ बीच से लगी होती है ना स्टे वायर, तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है? सपोर्ट करने के लिए, मैकेनिकल खिंचाव लगता है पोलों में है ना, तो उसके लिए प्रोवाइड की जाती है स्टे वायर। विद्युत पोल पर खतरे की पट्टी है ना, जो पोल होता है आपके पास उसमें बोर्ड लगा होता है, वो लगा होता है रेड और वाइट से है ना। अब दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन का। और उसके बाद अब आई इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपसे क्या क्या पूछा जाता है? तो सिंबल पूछे जाते हैं आपके पास, मैक्सिमम सिंबल पूछे जाएंगे आपके पास, जैसे कि लैंप हो गया, होल्डर हो गया है ना, उसके सिंबल बताने हैं आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो उसके बाद होगी वीडियो कंप्लीट। तो इसके लगभग 50 60 70 क्वेश्चन है ना। तो जानते हैं कौन कौन से है क्वेश्चन। कौन सा उपकरण समानांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? टी स्क्वायर। उसके बाद है सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है ना। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए उपयुक्त पेंसिल 2HB। मिनी ड्राफ्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है प्रोटेक्टर क्या मापता है? एंगल मापता है ना प्रोटेक्टर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है ड्राइंग में? फ्रेंच कर्व का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इरेजर शील्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नीट इरेजिंग है ना, नीट इरेजिंग में काम किया जाता है। उसके बाद ड्राइंग बोर्ड किससे बना होता है? वो बना होता है लकड़ी का, प्लेवुड। अक्षरों के बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद टाइटल ब्लॉक के अक्षरों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 mm होनी चाहिए। ड्राइंग में अंकन शैली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अरबिक। सेंटर लाइन किस प्रकार खींची जाती है ना, वो क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल है, मेनली हम जानेंगे सिंबल के बारे में है ना। ये तो ऐसे आपके लिए क्वेश्चन है जो सिलेबस में बताया था। तो उसके बाद A4 शीट का मानक क्या होता है? शीटें भी कई प्रकार की होती है ना। ये है A4, A1, A0 है ना, A3 और A4 की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टाइटल ब्लॉक कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बॉटम राइट साइड है ना। जैसे कि आपके पास ये है ना शीट है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास टाइटल ब्लॉक, जिसमें आप नाम नूम लिखेंगे। ड्राइंग शीट पर मार्जिन रखा जाता है 10 mm का। उसके बाद बॉर्डर लाइन खींची जाती है।
उसके बाद फ्री हैंड का उपयोग कहाँ किया जाता है, सामान्य पेंसिल HB है ना। उसके बाद फ्री हैंड ड्राइंग होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फ्री हैंड मदद करता है। स्केल की लंबाई निर्भर करती है ड्राइंग साइज के ऊपर। स्केल का निर्माण आधारित होता है RF है ना। फुल साइज कितना होता है, 1/1, 1/1 है ना। रिड्यूसिंग स्केल का RF कम होता है ना। एनालाइजिंग स्केल का RF अधिक होता है। ये देखिए, ये सिंबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। इन्हीं को पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में ज़्यादातर। तो ये होता है आपके पास रजिस्टर का सिंबल, ये होता है इंडक्टर, ये होता है स्विच, ये है फ्यूज, और फ्यूज के ऐसा भी होता है सिंबल है ना। ये है एम्पियर मीटर। अगर इसमें इस तरीके का सिंबल आएगा तो AC हो गया, अगर इस तरीके का हो गया तो DC हो जाएगा ना। ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर मीटर है। उसके बाद ये है ट्रांसफार्मर का सिंबल, ये है सर्किट ब्रेकर सिंबल। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लैंप सिंबल, इलेक्ट्रिकल मोटर, डायोड, कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, इस तरह से हो जाएगा है ना। AC का सिंबल डायरेक्ट AC DC। और वाट मीटर, वाट मीटर में क्या W लिख दिया, 12 से गोला लगा दिया, वाट मीटर होगा। ये है आपका अर्थिंग सिंबल, अर्थ का सिंबल। ग्राउंडिंग है ना, ग्राउंडिंग सिंबल। उसके बाद ये सेल है, ये बैटरी है। कैपेसिटर सिंबल है ना, कैपेसिटर सिंबल। और ये है लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन और वायर, वायर का सिंबल है। ये हो गया डायोड का। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, वाट मीटर, ये हो गया आपके कैपेसिटर हो गया, कॉइल हो गया, सेल हो गया। ये लैंप है, सिंगल लैंप। उसके बाद स्विच, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, स्विच, वोल्ट मीटर है ना। बल्ब का सिंबल एक और आ गया आपके पास है ना। इस तरीके का भी बल्ब होगा, सेल रहेगा, स्विच, 2 वे स्विच, बजर रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR है ना। डायोड, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल, इंडिकेटर, बैटरी हो गई, पुश स्विच, फ्यूज हो गया है ना, जो मैंने बता दिया था। मोटर हो गई, वेरिएबल रजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया। आपने सिंबल ज़्यादातर ड्राइंग में ध्यान रखना है ना। लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, इसके ऊपर क्या कॉइल किया, वोल्ट मीटर के ऊपर है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल से सारे सिंबल देख लेने हैं। ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट लाए थे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं कैसी तैयारी हुई होगी, कितने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज्ञान तो बहुत हो चुका है ना। इतने क्वेश्चन मतलब कि 500 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए मान लो। वैसे तो 1000 क्वेश्चन का कंप्लीट करने का क्या बोलते हो गोल लिया था, टारगेट रखा था, लेकिन 500 और 100 हो गए आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और 50 हो गए वर्कशॉप के। तो दोस्तों, इन वीडियो को आपने देख लेना है।